आपका अपना फैमिली चैनल जहां पे हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और नई नई चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रास्प करते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन सीरीज चल रहा है और उसमें आज बारी है रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन को जानेंगे, समझेंगे, प्लांट्स में, एनिमल्स में सिंगल सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर होता क्या है, और एटीपी, एडीपी, और आपके पायरुवेट क्या है, पायरुविक एसिड क्या है, लैक्टेट क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं रेस्पिरेशन। ओह, रेस्पिरेशन तो एक कॉमन बिलीफ है जो कि मतलब ये कहता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस सेम है, जो कि गलत है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस एंटायरली डिफरेंट है, और हम यूं कहें तो ज्यादा बेटर होगा कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ना। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग एक छोटा सा रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी आएंगे उस पर भी, लेकिन अगर हम लोग रेस्पिरेशन को डिफाइन करें, सो याद करिए हमने डाइजेशन तक देखा था कि जो फूड था इसको हमने डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर लिया था, ग्लूकोज में। ठीक है, मैं हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहा हूं, है ना, मतलब हम लोगों की बात कर रहा हूं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स में तो ऑलरेडी है तो उसका वहां पे ब्रेकडाउन चलता रहेगा, वहां किसी से इनटेक नहीं किया, डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां पे तो आपको पड़ी, इस जगह आपको पड़ी, सो आपको ग्लूकोज यहां पे मिल चुका है। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी जो आएगी, जो ये एनर्जी हमें चाहिए, वो कहां से मिलेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो हमें रेस्पिरेशन से मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ग्लूकोज से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाएगा। सो ग्लूकोज से अगर आपने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो प्रोसेस ही आपका क्या कहलाएगा, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। एनर्जी की जरूरत क्यों है, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, मुझे एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, यू नीड द एनर्जी, है ना। बहुत सारे मतलब लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ये आपके फोन की तरह है, आपका फोन चल रहा है तो उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, बैटरी से मिलती है, तो आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे अभी चल के कि कुछ वैसा ही प्रोसेस यहां पे भी चल रहा होता है। ठीक है ना, सो रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस। चलिए, अगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा समझाऊं ब्रीदिंग के बारे में, मैं जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद हम लोग मेन डिस्कशन पे आएंगे कि सर रेस्पिरेशन ठीक है, ब्रीदिंग को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रीदिंग का बहुत ही सिंपल सा फिनोमिनन है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इनहेलेशन या इनहेल करना, दूसरा होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेल करना। ठीक है, इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, एक्सहेलेशन मतलब एग्जिट ऑफ एयर, ऐसे याद कर लेना। इनहेलेशन ये हो गया आपका इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर, और एयर में भी हमें मतलब किससे, ऑक्सीजन से। एक्सहेलेशन से क्या मतलब है, एक्सहेलेशन में है मतलब एग्जिट ऑफ एयर, बाहर निकालना, और ये कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? सो बेसिकली ये एक आउटलाइन है आपके रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग का, और इसको हम लोग अभी थोड़ा और मतलब डिटेल में एनालिसिस आगे चल के करने वाला है। ये एक ब्रॉडर आउटलाइन है आपके लिए। इज इट क्लियर? दिस पर्टिकुलर इज द ब्रॉडर आउटलाइन फॉर दिस। ओके, चलिए अब देखिए कुछ एक टर्म्स हैं जिन्हें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एडीपी, एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। थोड़ा सा इन टर्म्स को समझ लीजिए, फिर आगे आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। ये कहलाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है,
ये कहलाता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और बच्चे ये तो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको आप पीआई से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इन तीनों की खास बात यह है कि दीज आर इन द सेल। ये कहां पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं एडीपी की, तो एडीपी इज हैविंग लो एनर्जी कंटेंट, इसमें एनर्जी कम होती है, ये एनर्जी चाहिए, इसमें एनर्जी हाई एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है, लॉजिक क्या है, कैसे हम लोग इसको समझ रहे हैं, जरा आप इसको देखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से हम इसको समझा देंगे और आपके लिए बहुत ही इजी भी हो जाएगा। ओके, तो आइए जरा इसे देखते हैं। यहां पे जो हमारी एटीपी है ना, वो स्टोर की जाती है एज ए एनर्जी रिजर्वॉयर, मतलब ये एक्सेसिव एनर्जी के फॉर्म में, मतलब सेल को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी ले लेगा। देखिए कैसे, कहने का मतलब पहले एटीपी का फॉर्मेशन देखिए, तो ये जो एडीपी है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, इसके साथ में मिलके हमारा एटीपी बना लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। और जब भी एटीपी की, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब सिग्नल भेजा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आप कुछ हैवी वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, है ना, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, विद वाटर हम ये बोलें, तो ये क्या करता है, आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में ये ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी आपको यहां से मिल जाती है। और जो एनर्जी इक्विवेलेंट है वो 30.5 किलो जूल पर मोल का रहता है, लगभग इतना रहता है, 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आपका रहेगा। ओके, कहने का मतलब ये है यार कि जब भी ये इस तरीके से बन रहा है तो इतना एनर्जी पर मोल रिलीज हो रहा है और ये एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ये फोन की तरह है, आपने फोन को पहले चार्ज करके एनर्जी स्टोर कर ली और जब आपको जरूरत है, आप फोन चला रहे हो, तो वो एनर्जी आपको मिल गई। ये उस तरीके से, ये एक बैटरी की तरह है, सिंपल एज दैट, है ना। अब अगर हम लोग थोड़े और प्रोसेसेस की तरफ चलें, मतलब देखें कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो रेस्पिरेशन की बात चलिए देखिए जरा। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि एटीपी बेसिकली एनर्जी करेंसी है। आप ये कह सकते हैं ना कि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। कि एटीपी, जैसे आप दुकान पे गए, आपने 100 का नोट दिया, अरे भैया कुछ देना, कुछ खरीदने गए आप, चॉकलेट वगैरह, तो उसने आपको पकड़ा दिया, तो वैसे ही एटीपी है। सेल को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी को ब्रेक करता है, तोड़ो इसे, और फिर एनर्जी ले लिया। कितनी एनर्जी निकली? 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, इसको ध्यान रखना। चलो, तो रेस्पिरेशन में हम लोग उठाएंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, ये कहां से आया? ये आया आपका आफ्टर डाइजेशन, ह्यूमंस में, एनिमल्स में आफ्टर डाइजेशन मिला ये। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसके ब्रेक डाउन को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। अभी देखेंगे किस में ब्रेक होगा। ये किस में होता है? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, कहां होगा ये? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। आपने पढ़ा होगा 9th में कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो एक्चुअली ये प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, अगला होता है जो इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो अच्छा, बाय द वे, यहां से बनता है पायरुवेट, या कई बार हम लोग इसे आप बुक्स में भी पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ठीक है,
अब यहां पे क्या होगा, ये चला जा, ये होने वाला है अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑफ सेल, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो यहां पे क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होने वाला है जिसमें पायरुवेट क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी इक्विवेलेंट, मतलब 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जिससे कि ये एनर्जी, इतना एनर्जी इक्विवेलेंट है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के अराउंड एनर्जी इक्विवेलेंट है। अब जो एनर्जी लगनी थी वो लग गई, बाकी इतना आपका ये बन गया, ये स्टोर हो गया आपके सेल्स में। अब ये स्टोर हो गया, अब आप इसको जब यूज में लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, बाय द वे दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। किसका एग्जाम्पल है ये, एरोबिक। अभी बताऊंगा एरोबिक और एनएरोबिक क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, नाम सजेस्ट कर रहा है एरोबिक, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की मतलब एयर एम्पल अमाउंट में, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें, है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये आराम से मस्त हो जाएगा। डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज कितना है, C6H12O6, यही है। तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया पायरुवेट में, पायरुविक एसिड। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये क्या होता है, देखो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। तो ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोनिक, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, दिस इज योर पायरुवेट। एनीवेज, अब हम लोग जरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर दें। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखो यार, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, दो तरीके से देखेंगे इसे हम, यीस्ट में, प्लांट्स में हम लोग देखें, ठीक है, और दूसरा हम लोग एनिमल्स में देखें। तो देखो यार, यीस्ट या प्लांट में जब आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, मतलब ये इन दी एब्सेंस की बात है ना। एनेरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में हो रहा है ये। अभी देखेंगे हम लोग कैसे, या डेफिशिएंसी ऑफ एयर भी बोल सकते हैं, जब एयर की कमी है ना। देखो प्लांट्स और इसमें क्या होगा, जो हमारा पायरुवेट है, ठीक है, वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ही, अब ये कहानी कहां चल रही है पूरी की पूरी, यहां तक कोई बदलाव नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में बदलाव यहां से शुरू होगा। ये आपका C2H5OH क्या बनाइए, अल्कोहल, इथेनॉल, है ना, C2H5OH इथेनॉल या अल्कोहल, प्लस साथ के साथ में ये आपका 2 ATP के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज कर देगा। इज इट क्लियर, 2 ATP के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये एनर्जी साथ के साथ में रिलीज करने वाला है। ओके, समझ पा रहे हैं, यस और नो। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका तो रिलीज हो ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिख ही लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां जगह है, ठीक है, CO2, यस, ये इसमें चल रहा है। अभी बताऊंगा ये प्रोसेस कहां काम में आता है। एनिमल्स की अगर बात करें तो उसमें वही पायरुवेट, वही माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और वही काम होगा, क्या, पायरुवेट ये ब्रेक डाउन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ब्रेक डाउन हो गया, और ये इस बार ब्रेक डाउन होगा लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एनर्जी कम मिल रही है, अगर आप ध्यान दें यहां पे 38 ATP है और यहां पे 2 ATP ईच है। एनिमल्स में कब होता है, जैसे आप खुद देखें, आप कोई हैवी एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करते हैं तो ऑक्सीजन उतने अमाउंट से नहीं जा रहा जितने अमाउंट से उसे जाना चाहिए, है ना, उतने अमाउंट से नहीं जा रहा जितने अमाउंट से उसे जाना चाहिए। दैट इज वाई होगा क्या, सोच के देखो,
कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, कमी हो गई। तो अब पायरुवेट ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन लैक्टिक एसिड में होगा, और ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे जब जमा हो जाता है बॉडी में तो फिर क्रैम्प्स फील होने लग जाते हैं, राइट? देन व्हाट, और वो क्रैम्प्स ओवर द टाइम आपको ट्रबल भी देते हैं। तो ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, अदर एनिमल्स में भी होगा। यहां बात करें फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट, इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। वाइन वगैरह जो है वो इसी से बनाई जाती है, ठीक है? ओके, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट, वाइन्स वगैरह का प्रोसेसिंग भी यहीं से किया जाता है। सो दैट इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। आई होप ये एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेसेस आपको समझ में आ गए हों। अच्छा, लैक्टिक एसिड के बारे में अगर मैं कहूं तो यहां देखिए, ये होता है CH3CH, मतलब एक यहां पे है, और ये हो गया आपका COOH, ओके, एंड यहां पे OH। तो ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। आर यू गेटिंग इट? ये कौन सा है आपका? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कौन सा था आपका? कहां गया? पायरुवेट। पायरुवेट इज कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब ये तो मैकेनिज्म हो गया, कैसे ऐसे एनर्जी रिलीज हो रही है ना? अब हम लोग जरा रेस्पिरेशन की बात कर लें। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले इन सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चे अगर सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग अमीबा की बात कर लें फॉर एग्जांपल, है ना? अमीबा पाया जाता वाटर में है, पानी में पाया जाता है, ठीक है? इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है, सेल न्यूक्लियाई, है ना? तो यहां पे होगा क्या कि जो भी वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो यहां आएगा। इसके अंदर जो भी फूड इसने इंजेस्ट, हमने देखा था लास्ट में, पिछले लेक्चर में, कि फूड इसने इंजेस्ट किया था। अब जब वो फूड इंजेस्ट किया और डाइजेस्ट हुआ, एसिमिलेशन के बाद में इसका हर जगह वो फूड पहुंच चुका है। तो पूरी बॉडी में, अब बॉडी बहुत छोटी है, आसानी से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया और हर जगह जाके इसने क्या कर दिया? उसको ब्रेक डाउन कर दिया, एनर्जी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसको बाहर फेंक दिया डिफ्यूजन से ही। सो इट इज सिंपली बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? इट इज सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन आता है, बॉडी छोटे होने की वजह से आराम से फैल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसको हम बाहर डंप कर देते हैं, मतलब ये बाहर डंप कर देता है ना? एंड सेम इन प्लानेरिया एंड पैरामीशियम, मतलब जो सिंगल सेल्यूलर हैं उनमें इसी तरीके से देखा जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जरा देख ले इन प्लांट्स। ठीक है, तो यार अगर हम बेसिकली प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को मैं इस तरीके से कुछ दिखा सकता हूं। ये इसके रूट सिस्टम हो गया, ठीक है? अब देखो इसके रूट्स में ना ऐसी ब्रांचिंग होती है। कभी भी आपने ऐसे गाजर वगैरह खाया हो जमीन से ताजा ताजा निकाल के, या छोड़ो सब्जी मंडी से लाके भी खाया हो, तो उसमें ऐसे हेयर होते हैं, है ना? हेयर क्यों रहते हैं? उसने शेविंग नहीं की इसीलिए। हेयर रहने का क्या कारण है भैया? हेयर रहने के पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि आपका ये यहां पे, इनको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर। सब बताऊंगा कि यहां पे क्या होता है, ठीक है? ये क्या है? स्टेम। और ये क्या है? हमारी लीव्स। ब्रांचेस वगैरह, ट्विग्स वगैरह भी होती है, बट मेन पार्ट्स ये हैं, शूट, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एटसेट्रा। अब देखिए अगर आप, तो इसमें लीव्स बहुत ज्यादा हैं और स्टेम भी गोलाकार है, बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से इट हैज लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, इसका सरफेस एरिया क्या है? लार्ज है ना? और इसका इसे फायदा मिलता है। इसके लिए इसको लंग्स वगैरह की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एट एवरी पार्ट
डिफ्यूजन अकर्स। ठीक है, हर जगह क्या हो रहा है, यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, हर जगह, हर पार्ट में, लीव, स्टेम, रूट, शूट, सब जगह, है ना। एट एवरी पार्ट डिफ्यूजन इज अकरिंग, हर जगह डिफ्यूजन यहां पे चल रहा है। उस डिफ्यूजन का फायदा क्या है ना, हर जगह डिफ्यूजन फायदा क्या है कि आसानी से ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अब आप बोलोगे सर हैं, हमने उल्टा नहीं पढ़ा था न्यूट्रिशन में? अभी बताता हूं, सब बताता हूं, सब पे चलेंगे। देखो सुनो, इसमें लॉजिक क्या कहता है। देखो यार, ये तो आपको एक बेसिक आउटलाइन इसका मिल गया, ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। देखना, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस चल रहा है भैया। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट तो दिन में ही है, कोई थोड़े ना उसके पास में लैंप है, बत्ती जला के और वो अपना काम कर रहा है, आपकी तरह आप पढ़ सकते हो, ये नहीं कर सकता। तो फोटोसिंथेसिस चल रहा है यहां पे। फोटोसिंथेसिस दिन के समय चल रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो रही है, मैं भी क्या लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है ना, एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अब इसी ऑक्सीजन को ये यूज कर लेता है, समझ गए? इसी ऑक्सीजन को ये यूज कर लेता है कुछ पार्ट, और बाकी नेट रिलीज कर देता है। सो इस ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो सम पार्ट यूज्ड एंड रिलीज्ड, बाकी का पार्ट क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ पार्ट ये यूटिलाइज कर लेता है और बाकी के पार्ट को क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है। ये इसकी खासियत है, कुछ पार्ट को यूटिलाइज कर देगा, तो नेट ऑक्सीजन ही बाहर जा रहा है, मतलब जो यूटिलाइज किया वो कम है और बाहर ज्यादा, मतलब प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब। चलो अच्छा, रात के समय क्या होगा, नाइट टाइम। नाइट टाइम में नो फोटोसिंथेसिस, सूरज नहीं है भाई, डूब चुका है। सिंथेसिस, सूरज डूबा है ना। इसका मतलब है O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 आउट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो रात के समय ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ओके, इसके लिए वो लिखा था। अब देखो, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इसमें जैसे 3 पार्ट मैंने बोले, लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। तो बेटे लीव्स में मैं बता चुका हूं कि आपके पास में है कौन, स्टोमेटा, बहुत इजी, ठीक है। स्टेम्स में भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो पतले और नाजुक से स्टेम, जैसे घास वगैरह के, है ना, सरसों के, है ना। तो जैसे हम बोले तो स्टेम्स में सॉफ्ट स्टेम्स एंड एक होते हैं हार्ड स्टेम, जैसे ये आम के पेड़ के, है ना, बरगद के पेड़ के, पॉपुलर के पेड़ के, तो ऐसे हो गए। रूट्स के अंदर रूट हेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो रूट हेयर हैं ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। अब सुनो यार, सॉइल पार्टिकल्स स्टोन पार्टिकल्स थोड़ी हैं, पत्थर थोड़ी है कि एकदम क्लोजली, कुछ गैप है, उस गैप में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय डिफ्यूजन, सही है। एंड डिफ्यूजन द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, खेल खत्म। इसीलिए तो अगर वाटर लॉगिंग हो गई है, बारिश ज्यादा है और ये मतलब डूब गए हैं पेड़ अगर, तो उस वजह से होगा क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वाटर के खास बात यह है कि ऑक्सीजन ज्यादा उसमें सॉल्युबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो सकती है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो सोचिए अगर पानी लग चुका है, मतलब एकदम
बारिश भयंकर हुई थी, वाटर लॉगिंग हो गई है, तो अब वहां पे होगा क्या, ऑक्सीजन की कमी है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और यार एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ये देखो एल्कोहल बनता है प्लांट्स में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इवेंचुअली वो प्लांट मर जाएगा ना, दैट प्लांट विल डाई इवेंचुअली, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। रूट हेयर्स के बारे में पता चल गया। स्टोमेटा, ये तो सिंपल है यार, इसमें तो है ना, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 रेस्पेक्टिवली, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ये ओपनिंग्स होती है, मैंने बताया था आपको, है ना, न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग इसको देख चुके हैं। अच्छा, यहां पे क्या होता है, इसमें भी यही स्टोमेटा ही होंगे, सॉफ्ट है, ग्रीन है, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। हार्ड वालों में क्या होता है, यहां पे लेंटिसल्स अवेलेबल रहते हैं। लेंटिसल्स क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स है। मैं इसका डायग्राम लेके आया हूं, देखो ये देखिए, दीज आर योर लेंटिसल्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये ओपनिंग्स, ये पोपलर ट्री का स्टेम है। तो यहां पे बच्चों ये हमारे लेंटिसल्स हैं। अब ये लेंटिसल्स के थ्रू, मतलब ये ओपनिंग हो गई ना, ये छोटी ओपनिंग हो गई, यहां से इजीली डिफ्यूज हो सकता है ना, यहां से द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अकर्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसका काम चल जाएगा। और इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी नहीं है, एक जगह खड़ा है ना, इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी नहीं है। एनिमल्स की बात करेंगे तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आ रहा हूं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो सब बताऊंगा मैं, मजा आएगा आपको, देखते जाओ। इसमें हमने यूनिसेलुलर तो कर लिया, सिंगल सेलुलर। अगर हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें और अर्थवॉर्म्स की बात करें एंड लीचेस की बात करें, तो आपने अभी कभी इनको देखा हो या हाथ में पकड़ा हो, है ना, कि तो इनमें होता क्या है कि इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, थिन, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, चिपचिपी भी होती है। तो इजीली हम ये बोल सकते हैं दे ब्रीथ थ्रू स्किन, ये स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, है ना। और इनकी जो स्किन है बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में कैपिलरीज होती हैं। और वो कैपिलरीज से करता क्या है, ये बेसिकली ये कैपिलरीज फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती हैं, अलग अलग सेल्स में पहुंचाती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो वहां तक ले आके फिर उसको बाहर डिफ्यूज हो जाता है स्किन के थ्रू। तो इनका स्किन के थ्रू काम चलता है ना। अब यहीं अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, तो फिशेज हैव गिल्स, है ना, गलफड़ जिसे बोलते हैं हिंदी में, है ना, गिल्स। तो फिश का जो बॉडी है उसमें गिल्स आपको कुछ यहां पे ऐसे दिखाई देंगे, ये होता है गिल कवर, दिल नहीं बोल रहा भाई, गिल बोल रहा हूं, गिल कवर। इसके अंदर गिल्स होते हैं, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे ना ऐसे निकाल के, तो ये ऐसे 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 आपका जिगजैग पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होता है, मस्कुलर रेड कलर का होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो ये गिल्स होते हैं। तो जब भी वाटर यहां से पास होगा, वाटर पास होगा, और वाटर के पास होने से होगा क्या कि वाटर जैसे ही यहां से पास करेगा ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फिर यहां पे भी कैपिलरीज होती है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहां पे आ जाएगा और उसको फिर बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। और इसीलिए ये फिश जो है ये बाहर सरवाइव नहीं कर सकती पानी के,
क्योंकि इसके लिए जरूरी यह है, इसके ऑर्गन की स्पेशलिटी यह है कि यहां पे होना यह चाहिए कि ये यहां से एब्जॉर्ब करे ऑक्सीजन को, वाटर को फ्लो करा के। अब एयर में तो इतना नहीं है ना, दैट इज वाई, एयर में वाटर नहीं है ना इतना, दैट इज वाई ये मर जाती है। दूसरी चीज, ये लैंड एनिमल्स के मुकाबले इसमें ब्रीदिंग रेट इज मोर देन टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स। एक बात बताऊं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आप जरा यहां पे समझिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। इसका रीजन बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी अच्छी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा अच्छी है। दैट इज वाई ये ज्यादा इसको ब्रीथ करना पड़ेगा लैंड एनिमल्स के मुकाबले। इज एज सिंपल एज दैट। चलिए अब मैं आपको जरा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात कर दूं। तो देखिए, अगर एक ह्यूमन बॉडी को आप देखेंगे तो यार ह्यूमन बॉडी ना कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। एंड यहां पे हम लोग देखें, दिस इज द नेजल पैसेज, ये नाक है, ये कनेक्टेड रहती है पीछे, अभी वो पूरा डायग्राम लेके आऊंगा। और यहां पे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया है ना, और ये लंग्स के अंदर चली जाती है। ये डायग्राम मैंने इसीलिए रखा ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि देखो ये जो लंग्स है बहुत ही स्मॉल स्पेस में है, और यहां पे एक रिब केज बोन स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम रिब केज बोलते हैं। केज बोलने का क्या कारण है भाई? केज बोलने का ये पिंजरे की तरह ही है, केज की तरह ही है। यहां पे ये केज की तरह ही है ना, ये इसको इंटैक्ट रखता है, यहां पे मजबूती देता है। बिकॉज लंग्स अगर रप्चर हो गए तो फिर तुरंत डेथ हो सकती है। तो दैट इज व्हाई इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, रिब केज। तो रिब केज आपको यहीं पे दिखता है, इस डायग्राम में ऐसा है। तो लंग्स ये रहा, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, डायफ्राम। इसी को डायफ्राम बोलते हैं, आगे काम में आएगा। ठीक है, तो चलो मैं जरा इसका एक डिटेल्ड व्यू इसका दिखाता हूं, है ना। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे नोज। अब नोज में क्या होता है, आपके नेजल हेयर, नाक में बाल होते हैं ना, नाक के बाल, है ना, और साथ के साथ में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स। तो अब देखो, नेजल हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स ये क्या काम करते हैं, जब एयर पास होती है, व्हेन एयर पासेस, जब भी एयर यहां से पास होगी तो ये क्या करते हैं, डर्ट पार्टिकल्स को स्टक कर लेते हैं, रोक लेते हैं, है ना, और म्यूकस में वो फंस के रह जाते। नाक कभी साफ की हो आपने? छी, बट ऐसा होता है। अच्छा, इसे नेजल पैसेज भी बोलते हैं। ठीक है, नाक को नेजल पैसेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेजल कैविटी या नेजल पैसेज और बकल कैविटी, ये माउथ, इनके बीच में आपको ये एक छोटा सा बोन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। ये इन दोनों को सेपरेट करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बोनी पैलेट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोनी पैलेट। ठीक है, ओके। ये हमारा लैरिंग्स है। ठीक है, अब सुनो, ये जो विंड पाइप है इसको विंड पाइप बोलते हैं, और ये इनके बीच का गैप, माउथ और ये इनके बीच का यहां तक का गैप, ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। चलिए, लैरिंग्स, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स यहीं पे हैं, है ना। अच्छा, और ये जो है हमारा, ये क्या है, ट्रैकिया है। व्हाट इज इट नोन एज, ट्रैकिया। यहां मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूं, ट्रैकिया। ठीक है, और ये देखिए यहां पे एक रिंग्स लगी हुई है ना, ये हड्डियां हैं बेसिकली। सॉरी, हड्डियां नहीं है, माय मिस्टेक, दे आर नॉट बोन्स, दे आर कार्टिलेजेस। There's a difference between bones and cartilages. I'll tell you when we are studying skeletal system. Anyways, so rings of cartilage यहां पे available है। क्या available है, rings of cartilage। तो rings of cartilage करती क्या है,
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम यह है, ये कोलैप्स ना हो इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, ये कोलैप्स ना हो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली। ठीक है, अब देखिए बड़े ही मजे से ये आपका यहां पे आया, जैसे ये लंग्स में आया, ये लंग्स है, इसका यहां पे है, उस पे चलते हैं। तो ये क्या कहलाया आपका ब्रोंकस, तो लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। इज इट क्लियर? अब ब्रोंकस भी छोटे छोटे आपके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाइज बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस। देखिए छोटे छोटे इनमें कन्वर्ट हो गया, जूम करके यहां दिखाया। और ये आपका एल्विलाय या एल्वियोलर सेक कहलाता है, ये बाद में बढ़ जाते हैं ऐसे एल्वियोलर सेक या एल्विलाय पे। ठीक है, पार्ट समझ में आ गया, ये डायफ्राम है। तो होता क्या है, अब सुनिए, हमने पढ़ा था दो प्रोसेस है, एक है इनहेलेशन और एक है हमारा एक्सहेलेशन। तो पहले मैं इनहेलेशन की बात करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता चुका हूं, मैं मिटा दूंगा, पहले बना दूं कि इसमें ऐसे रिब केज होता है ना, और रिब केज के अंदर ये मसल्स ऐसी जुड़ी हुई रहती है, मसल से तो जुड़ी हुई रहेंगी ना यार, तो ये रिब केज के अंदर ऐसी मसल्स जुड़ी हुई रहती है। सही, अब जब ये मसल्स जुड़ी हुई हैं तो इन मसल्स के जुड़े हुए होने से यहां पे क्या होगा कि जब हम इनहेल करते हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो मसल्स पिचक रही हैं। अब मसल्स जब पिचक रही हैं तो फिर ये फूलेगा, लंग्स को मौका मिल जाएगा फूलने का, और ये डायफ्राम नीचे चला जाएगा। जब ये डायफ्राम ऐसा है और ये नीचे ऐसा चला गया, तो आपको नहीं लगता इसने एरिया बढ़ गया, बेसिकली अंदर की तरफ वॉल्यूम बढ़ गया। अब ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जा सकती है, तो एयर अंदर गई। अब एयर यहां पे अंदर गई, यहां पे क्लीनिंग हुई, आपको बताया था नेजल पैसेज और नेजल हेयर म्यूकस ग्लैंड से यहां पे पहुंची, और इसमें एल्वेओलर सेक तक पहुंची, एल्वेलाइज तक पहुंची। और उसके बाद में यहां पे आपकी कैपिलरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच, यहां पे कनेक्टेड होती हैं, इनसे एल्वेओलाई से कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को पकड़ती हैं और सबसे पहले ब्लड तक लेके जाएंगी, सॉरी हार्ट तक लेके जाएंगी, और फिर हार्ट क्या करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो हार्ट फिर उसको हर जगह भेज देगा, पंप कर देगा, है ना। फिर उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेके आएंगी, और वो फिर बाहर की तरफ निकलेगा, डिफ्यूजन हुआ यहां पे, बाहर की तरफ निकला और इसने बाहर एक्सेल आउट कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो डिफ्यूजन प्रोसेस है यहां पे, बस ये इसका डायग्राम समझना है और कुछ नहीं, नाम है छोटे मोटे, राइट। तो इस तरीके से ये चलने वाला है। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं, ठीक है, और ब्लड का 60% कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा होता है ना, ये आगे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को उनका कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, रेड कलर, ठीक है। तो ये रेड पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन कैरियर है, ठीक है। और प्लाज्मा जो होती है ब्लड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर है। बताता हूं क्यों। प्लाज्मा इज मेजरली फॉर्म्ड ऑफ वाटर, इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर ही है। और मैं बता चुका हूं कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अच्छे से घुलती है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट है, और ये ऑक्सीजन को लेके ट्रेवल करता है। अब ये भी बता दूं और थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा, डेप्थ में बताऊंगा तो, क्योंकि एक्चुअली ये आयरन कंटेंट होता है इसमें, इट कंटेन्स आयरन, आयरन मेटल है, और मेटल होने की वजह से ऑक्सीजन को ये आराम से कैरी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज, एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सर्दियों में आए दिन सिगड़ी अलाव रात को रख के सो जाते हैं कमरे में, सब कुछ बंद करके लोग मर जाते हैं, है ना। होता यह है कि बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है इन
कंप्लीट कंबशन। अगर हम इस फॉर्म में ना समझे, रेस्पिरेशन की फॉर्म में समझे, तो फिर आपका इनसफिशिएंट एयर, जैसे कि इनसफिशिएंट एयर, और एयर में भी मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। आप इनहेलिंग कर रहे हैं, अंदर सिगरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रही है, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग गई, कंबशन तो वहां भी हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप इनहेल कर रहे हो, है ना, इनसफिशिएंट एयर की प्रेजेंस में अगर कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी रिलीज होगी, इनकंप्लीट कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, वो आप इनहेल करोगे तो अच्छा सुनो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए अच्छा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो जाके उससे मिल जाएगी। अब जब वो मिल जाएगी तो फिर होगा तांडव, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, होती है, बिकॉज इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और कुछ समय बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्टोरी एंड्स। सो रेस्पिरेशन की स्टोरी भी यहां पे एंड्स। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया हो। फोटोसिंथेसिस का उल्टा है रेस्पिरेशन, और कुछ नहीं, है ना। पायरुवेट, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, ये सब कब फॉर्म होता है, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं यार। जितना हो सके इसे शेयर करो, बिकॉज आपको पता है कि इतना डिटेल में यूट्यूब पे इट इज नॉट अवेलेबल, एंड पूरा का पूरा कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग, है ना। सो वी नीड योर सपोर्ट। जितना हो सके आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स करके बताएं और क्या आप चाहते हैं, है ना। सो thank you so very much. Bye bye. Take care. Jai Hind. See you guys in the next lecture.